हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व। यह है आपका पार्ट 4 है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात करेंगे हम। देखिए, आपको जो लास्ट लेक्चर फंडामेंटल राइट्स का है वो आपके खत्म हो चुके थे। अगर उसमें आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए, या अपने व्यूज़ हैं जो हमारी एक ईमेल आईडी है info@upsciasexam.com, जिस पे आप लोग अपने कमेंट या व्यूज़ दे सकते हैं, जिसमें अगर कुछ आपको समझ ना आए या कुछ गलती हुई तो उसमें हम आपके लोगों के व्यू पाकर उनमें और ज़्यादा हम सुधार कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवल। तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, स्टार्ट करने से पहले वही एक बात, हमारे एपीजे साहब थे जिनके कोट है, जिन्होंने कहा था इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो उसकी तरह आपको जलना होगा। यानी कि अगर आप लोग के अपने आप को चाहते हो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को शाइन करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीएसपी, यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व हैं उनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन है क्या है ये। देखिए, ये जो डीपीएसपी है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोग थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो डीपीएसपी हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके कुछ उद्देश्य या लक्ष्य निहित किए गए हैं। यानी कि बात करते हैं कि अगर राज्य के अंदर किसी प्रकार का कोई लॉ या कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उनको बनाने से पहले डीपीएसपी को ध्यान में रखा बहुत ज़्यादा जरूरी जाता है। यानी कि ये उन नियम या कानून को बनाने से पहले इनके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी गाइडलाइंस है आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, जो भारत की है। और जब ये इनके कानून या नियम बनाते तो इनको अपने माइंड में रखते हैं। और ये जो है आपके संविधान के पार्ट 4 में, यानी कि भाग 4 में आपके संविधान के, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो डील करते हैं सॉरी। और ये जो डीपीएसपी आपके बोरो किए गए हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 1937, यहाँ से आपके डीपीएसपी लिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने किस देश के संविधान से लिए। तो आपका एरिश है, यानी कि इसको आयरलैंड कहा जाता है। और आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया? आयरलैंड ले लिया आपके स्पेनिश से। आप लोग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताना है कि आपके लिए गए हैं इरिश से, परंतु इरिश ने लिए थे आपके स्पेनिश से। ठीक है ना? तो भारत ने आयरलैंड से और आयरलैंड ने स्पेनिश से, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए, ये जो नीति निर्देशक तो है संविधान के भाग 4 में दे रखे हैं और आप आयरलैंड से लिए गए हैं। मतलब इसमें तत्वों में इनके उद्देश्य और इनके जो लक्ष्य हैं वो शामिल हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो उद्देश्य और लक्ष्य जो इसके अंदर दे रखे हैं, उनका जो आपका राज्य है उनका पालन करना उस राज्य का कर्तव्य है। यानी कि राज्य जो है उन चीज़ों को, उन नियम या कानून के जो बनाए गए उद्देश्य दिए गए हैं या फिर उसमें जो लक्ष्य दिए गए हैं उनके लिए वो मना नहीं कर सकता। यानी कि उसका पहला कर्तव्य है इन सभी का पालन करना। जैसे कि हम ध्यान देते हैं कि आपके जब हम लोगों ने प्रेम्बल पढ़ा था तो प्रेम्बल में हमने बात करी थी कि उसमें लोक हितकारी राज्य की, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे। यानी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य में आपको पता है लोगों को, मतलब उसको जो राज्य कल्याणकारी मतलब लोगों को, चाहे वो SC ST से हो, चाहे कमजोर वर्ग से हो, चाहे माइनॉरिटी ग्रुप से लोग हैं, और जैसे महिलाएं, बच्चे या बूढ़े हैं, मतलब उन लोगों को लेके उनके लिए एक कल्याणकारी समाज की स्थापना, यानी कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना था। और चीज़ों को, जो संसाधनों का बंटवार था, उन लोगों को पहले दिया जाए वीकर सेक्शन से जो रिलेटेड है। और उसी आधार पर देखिए, इसमें एक समाजवादी समाज की स्थापना की बात की, जैसे कि वेलफेयर स्टेट की बात मैंने आपको बता दी थी। और जब जब सरकारों को, जब जो सरकार है इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयत्न भी करती है। देखिए, जैसे हम एक बात मानते हैं कि एक समय जब था, मतलब बहुत पहले की बात मानते हैं कि एक समय मान लीजिए ऐसे था जब जो हमारा राज्य था वो, उसका जो कर्तव्य था वो समाज में केवल शांति व्यवस्था को बनाए रखना था।
और जनता के मतलब प्राण, स्वतंत्रता और समिति की जो सुरक्षा थी, मतलब उनको सुरक्षा तक की, मतलब उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड का मतलब इतना ही काम उनका रह गया था। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें परिवर्तन हुई और उसमें लोग बाग बढ़ने लगे, तो उनको उनके अधिकार मिले, अधिकार मिलने के साथ उनको कुछ राइट्स भी मिले, जैसे अधिकार मिले, तो उसके अधिकार के साथ साथ ही वो जो लोग थे वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते हैं, यानी कि कल्याणकारी राज्य के लिए कल्याणकारी नागरिक। और जो कहते हैं कि जिनका जो कर्तव्य था वो जनसाधारण के सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि करना था। देखिए, जब ये बातें करी गई थी, यानी डीपीएसपी को जब बनाया गया था, तो डीपीएसपी को बनाने के आधार पर इसका जो मुख्य उद्देश्य, कैसे जो मुख्य उद्देश्य कहते हैं, उसमें कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को डाला गया था, यानी कि इकोनॉमिकल और सोशल जो लक्ष्य थे उनको डाला गया था, और जिनका पालन करना जो है राष्ट्रों को 100% करना था, यानी कि वो उनके मना नहीं कर सकते, चाहे उनको पालन करने के लिए उन्हें कोई भी कार्य करना पड़ता था। तो इसी आधार पर इन डीपीएसपी को उसके अंदर डाला गया था। अब देखिए, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने इन डीपीएस को कहा है कि नोबल फीचर, यानी कि विशेषताओं वाला कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि उनके अनुसार वो ये कहते हैं कि जो ये जो तत्व हैं ये विशेषता वाला बताया गया है, इन तत्वों को विशेषता वाला बताया गया। और इस आधार पर जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि दर्शन एवं संविधान की आत्मा का। यहाँ पर देखिए दो वर्ड यूज कर रहे हैं कि एक फिलोसफी की बात कर रहा है, फिलोसफी का मतलब दर्शन, और दूसरा बात कर रहा है सोल की, यानी कि आत्मा। और जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज कि जिसके अंदर राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज था, जिसके अंदर आर्टिकल 32 दे रखा था, तो उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। और संविधान के हृदय एवं आत्मा कहने के साथ ही उसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, एग्जाम में आपका यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके संविधान का हृदय, वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, दर्शन एवं आत्मा किसे कहा गया है। तो यानी कि आप उसको इसमें लगाना है कि डीपीएसपी है जो उसको हृदय एवं आत्मा कहा गया, और अगर किसी को सॉरी दर्शन एवं आत्मा कहा गया, और जब हृदय और आत्मा की बात करते हैं तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं। तो ये प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये दोनों वर्ड हैं जो उनको ध्यान से दे लीजिए, क्योंकि एग्जाम में छोटा सा पॉइंट है पर कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ग्रेनविल ऑस्टिन साहब थे, उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी कि उन्होंने इसको संविधान की मूल आत्मा कहा है। और मूल आत्मा का मतलब है कि ये इनके बिना संविधान का चलना मुश्किल है, यानी कि अगर ये ना हो तो संविधान का होना मुश्किल था, यानी कि बेस जो है वो इन्हीं को ही बनाएगा। एक तरफ तो देखिए मूल अधिकार की बात करते, और मूल अधिकार के साथ साथ इन डीपीएसपी को भी बनाया गया था। जैसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल न्यायोचित है, परंतु हमारे जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि गैर न्यायोचित है। आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से है। अब देखिए, इसके फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी की बात करते हैं। जब इसकी जो विशेषता है, यानी कि जो डीपीएसपी है वो गाइडलाइन तैयार करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो भारत की है, और मतलब इसके जो लॉ और पॉलिसीज बनाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाती है, यानी कि उसके लिए राज्य और केंद्र के लिए जब आपके नियम कानून बनाए तो इन चीजों को ध्यान में रखे वो नियम कानून बनाती है। और नियम कानून का बनाने के आधार पर ये जो संवैधानिक दिशा निर्देश जो तैयार करते हैं वो आपका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है, और जो प्रशासनिक मामलों में राज्य के ये क्या है, सिफारिश है। यानी कि इस तरीके से इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मैटर जो है जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर सिफारिशें, राज्य के लिए जितनी सिफारिशें वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड आया है एक स्टेट, यहाँ पर वर्ड आया है एक स्टेट। अब स्टेट जो है वो किसे कहा जाता है, देखे जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, स्टेट की बात कर रहे थे, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स था उसमें भी आपको स्टेट की बात करी थी फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें आपको आर्टिकल 12 था जिसके बारे में स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताते थे कि स्टेट क्या है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा तो
स्टेट के लिए कि कई जो हमारी बॉडीज थी जिनको शामिल किया गया था उसके अंदर राज्य एक परिभाषा में, जैसे कि आपके जितने भी कार्यकारी और विधायी अंगों की संघ सरकार थी या संघ सरकार को वो विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार राज्य विधानमंडल है, या फिर आपकी लोकल बॉडीज जितने भी नगर पालिकाएं, पंचायत है, जिला बोर्ड स्तर है, तो यानी कि इन सबको मिला के जो बनती थी वो राज्य की डेफिनेशन बनती थी। उसी आधार पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 पार्ट 4 और सेम मीनिंग एज द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वही डेफिनेशन है जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में दी गई थी और वो वही डेफिनेशन पार्ट 4 में स्टेट की, यानी कि राज्य की जो परिभाषा है वो चेंज नहीं होती है। आगे बात करता है कि ये इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मतलब आपके कार्यपालिका और विधायिका के जो अंग हैं उनको इसके अंदर केंद्र और राज्य के मतलब इनको शामिल करता है। फिर दूसरा आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आपके लोकल अथॉरिटीज हैं और पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि इन सभी चीज़ों को देश के जो हैं उन सभी को इसके अंदर जो है वो शामिल किया जाता है, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो वर्क करती हैं। अब एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका में जैसे कि आपको बात करते हैं, जो हम आगे चैप्टर्स में हम आपको यूनियन पढ़ाएंगे, तो उस यूनियन में देखिए आपको बात होगा, एग्जीक्यूटिव भी आएगा, लेजिस्लेटिव भी आएगा, फिर जुडिशरी भी आएगा। तो सारे के सारे मतलब एग्जीक्यूटिव में बात करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजीआई, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं। और लेजिस्लेटिव में आपका राज्यसभा है, लोकसभा शामिल होती है। उसी के आधार पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकार, और उसके साथ साथ आपके और लोकल अथॉरिटीज हैं वो शामिल की जाती है, और उसी के साथ साथ पब्लिक अथॉरिटीज को भी शामिल किया था। नेक्स्ट आता है ये जो आपका निदेशक तत्व है, भारत शासन अधिनियम 1935, जैसे कि आपको जब मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करवाया था फर्स्ट क्लास में, तो उसमें भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था आपको 1935। तो मतलब ये जो निदेशक था भारतीय शासन अधिनियम 1935 में शामिल है, मतलब उसके अंदर इनका जिक्र किया हुआ है। और उसी के साथ डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनके शब्दों में अगर कहें तो ये कहता है कि निदेशक तत्व जो है वो अनुदेशों के समान है, मतलब जो भी अनुदेश दिए जाते हैं, निर्देश बातें बताई जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उन्हीं निर्देशों के समान इन्हें बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अब देखिए उसी के आधार पर जो हमारा गवर्नर जनरल है या गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनी ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये कहता है कि जितने भी, जैसे कि हमारा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बना था, उसी के आधार पर इसके अंदर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल था, यानी कि और भारत का जो औपनिवेशिक कॉलोनियों के जो गवर्नर थे वो सारे के सारे इसी के अंदर ही जारी किए जाते थे, इसी के अंदर ही शामिल किए जा सकते थे। और इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो निदेशक तत्व हैं, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अनुदेश ही हैं, उन्हीं के आधार पर कार्य करते हैं। और देखिए इसमें आगे बताया गया है कि डीपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है यानी कि निदेशक तत्व है वो कंस्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को देता है, जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करता है। यानी कि ये जो आधुनिक लोकतंत्र है, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र राज्य है जो, उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व बताता है कि ये महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण कैसे है, जिसमें इनका जो एम रखा गया है वो रखा गया है कि जैसे हाई आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी कि उच्च आदर्श है, और लिबर्टी आपकी स्वतंत्रता है, इक्वलिटी है, समानता, और फ्रेटर्निटी है यानी कि अखंडता की बातें करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों इनकी बातें करता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आपको बताइए सारी की सारी जो बातें लिखी हुई है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई, यानी कि हमारे जो संविधान का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, उसमें दी गई है, जिसमें 3 बातें की गई थी कि जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जस्टिस, न्याय की बात करते हैं, यानी कि आपको पता है प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अब न्याय कितने तरीकों का, जैसे अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हो तो ये आपका इकोनॉमिकल है जस्टिस है, चाहे वो सोशल जस्टिस है, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी उसको तीनों प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। उनको इन तीनों प्रकार के न्याय से वंचित हम लोग नहीं कर सकते। और वंचित नहीं करने का मतलब यह है कि वो इन न्याय को पाने का अधिकार, वो व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो इन जरूरतों को, मतलब इन प्रकार के अधिकारों को उसको ग्रहण करना उसका अधिकार है। अब इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई
किसी भी तरीके से कि कोई स्कीम वगैरह निकलती है, स्कीम के अंदर मतलब किसी के पैसे वगैरह देने की बात की जाती है या अकाउंट खोलने की बात की जाती है बैंक में, तो मतलब इकोनॉमिक जस्टिस को मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस मतलब कोई भी स्कीम वगैरह अगर निकलती है राज्य के अंदर या कोई राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई स्कीम निकालती है या केंद्र सरकार निकालती है, तो उसमें उस स्कीम के अंदर उसको भागीदारी देना या उसका शामिल होना भी एक तरीके से जरूरी है, यानी कि उसको भी शामिल किया। और पॉलिटिकल में आपका राजनीतिक न्याय में उसको भी चाहे वोट डालने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को चुनने का अधिकार, तो ये सारे के सारे अधिकार दे रखे हैं। और लिबर्टी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता हूँ, तो व्यक्ति को कई प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल है जिसमें बताया था आर्टिकल 19 टू 22। अब राइट टू लिबर्टी का अधिकार यानी उससे जैसे कि लिबर्टी की बात करते हैं उसके आधार पर आर्टिकल 19 में कहा गया है, जिसमें आपको पता है 6 तरीके का अधिकार प्रोवाइड करवा रखे हैं आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 19 में जब 6 तरीके उसमें भारत के किसी भी राज्य में घूमने फिरने का, बसने का, व्यापार करने का, विचार का, अभिव्यक्ति की सारे के सारी की स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है, यानी कि हम उनको उसको मना नहीं कर सकते। अब इक्वलिटी की बात करता है यानी कि समानता, यानी कि वे किसी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में यही बात करता था आर्टिकल 14 से लेकर के 18, और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 जो बात करता था राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं यानी कि समानता का अधिकार। हम किसी भी व्यक्ति को उसके मतलब उसको समानता के आधार पर उसको भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि उसको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। और उसी के आधार पर आर्टिकल 14 जैसे बताया गया था राइट टू इक्वलिटी में राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और उसी का आधार फिर 15 में बताया गया था कि जो व्यक्ति है उसे धर्म, मूल वंश, जाति किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उसको किसी भी ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हैं, जाति को या जन्म स्थान में एक, तो उस आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में बात करी थी आर्टिकल 16 में जैसे कहा गया था लोक नियोजन के विषय में अवसर के, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर। तो ये सारे के सारी चीजें आपको याद होंगी और मैं दोबारा इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है वो रिवीजन होता है, इसी के साथ रिवीजन होता रहेगा तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा कि माइंड में बार बार चीजें घूमती रहती हैं तो वो याद रहती है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ प्लीज इन वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए कि कई बार मैं बातें हैं जो बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है, जैसे कि अखंडता शब्द की बात की गई है, और उसी आधार पर यह है कि जिसमें आपकी लोक कल्याण वेलफेयर स्टेट की बात करता है, यानी कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कल्याणकारी राज्य की बात करता है, इसके आधार पर एक ऐसा राज्य बनाना है जिससे लोगों का कल्याण किया जा सकता है। और इसके अंदर पुलिस स्टेट को शामिल किया है, यानी कि पुलिस राज्य की जो होता है उसको शामिल किया, यानी कि औपनिवेशिक काल में जैसे पुलिस राज्य होता है यानी कि पुलिस का शासन होता था पूरी तरीके से, तो उस चीज को हम लोगों ने इसके अंदर शामिल नहीं करा है। अब देखिए जब ये बात करता है आर्थिक और सामाजिक की बात करता है तो उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। जब भी ये जो बनाए जाते हैं जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय की जैसे बातें करता है, यहाँ पर दिखा रखा है आपका इकोनॉमिकल एंड सोशल की बात करता है, तो उसमें जब भी इन निदेशक तत्वों की बात की जाती है तो उसमें सिर्फ एक बात याद आती है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके, यानी कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए जिससे लोगों को सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय मिल सकते, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक इन सारे न्यायों की पहुंच हो सके। और जबकि ये सारे के सारे वर्ड हैं जो वो संविधान की प्रेम्बल में भी दिखे रखे, यानी कि जिनके अनुसार राज्य का कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उसको प्रोवाइड करवाना है। आगे देखिए ये डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल यानी गैर न्यायोचित है, यानी के आधार पर इनको चुनौती के लिए आप लोग किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स में बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है आपके जो जस्टिसिएबल है, अगर इनका कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से हनन करता है तो आप लोग को अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा हाई कोर्ट में जाने का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप लोग अपील कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल याद हो तो आप लोगों को 32, और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226। वेरी गुड, आप लोगों को याद है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो 32 और 226 के तहत उसमें कोर्ट में जाने का आप लोगों को अधिकार था।
परंतु डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल यानी गैर न्यायोचित है, और इनके आधार पर अगर इनका भी कोई भी वायलेशन होता है तो उसको कोर्ट जाने का आप लोगों को अधिकार नहीं कराया गया है। अब देखिए ये जो है संविधान के लिए आपके जो क्या कहते हैं इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने लागू करवाना भी आप लोगों को बाध्य नहीं है। देखिए संविधान के आर्टिकल 17 में जैसे कहा गया है कि जो निदेशक तत्व हैं वो देश में शासन के मूलभूत हैं, यानी कि देश में अगर शासन को चलाना है तो उसके मूलभूत तत्व यानी कि बेसिक तत्व हैं, और इन विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इन तत्वों को लागू अगर नहीं किया जाएगा तो हम किसी भी राज्य के अंदर कानून या नियमों को बना नहीं सकते, और कानून नियमों का बनाने का कार्य होता है, और विधि बनाने में इन तत्वों का यूज करना राज्य का सबसे पहला कर्तव्य है। यानी कि राज्य का सबसे पहला कर्तव्य यह है शैल बी ड्यूटी, जैसे कहा गया था कि उनका सबसे पहला कर्तव्य है कि इनको ध्यान में रखे। और यहाँ पर जैसे वही दोबारा बात कह दी है कि नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, कि इनको गैर न्यायोचित है, और उसी आधार पर जो है वो कानून है वो इनको संवैधानिक मान्यता के विवरण में इन्हें न्यायालय ने देखता है। यानी कि न्यायालय जो आपका जुडिशियल है उनके कहते हैं कि न्यायालय है उसकी देखरेख में वो कार्य होता है इसका। और उसी आधार पर जब बात करते हैं कि आपके जो निजी तत्व हैं, अगर न्यायालय ने किसी भी वो सॉरी कहते हैं कि न्यायालय अगर यह पाता है कि कहते हैं कि किसी भी निदेशक तत्व को अगर प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के तहत है तर्कसंगत मानते उसे यानी कि असंवैधानिकता से बचा सकती है। यानी कहने का मतलब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को मानते हुए। अब देखिए आर्टिकल 14 की बात करता है जिसके अंदर आपकी बात करता है इक्वलिटी की, और आर्टिकल 19 बात करता है जिसके अंदर बात करता है वो फ्रीडम की। यानी कि इन दोनों को तर्कसंगत मानते हुए उसको असंवैधानिकता की तरह घोषित कर सकता है। यानी कि वो कह सकता है कि ये कार्य सही नहीं है, ठीक है, तो न्यायालय दे सकता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा हम लोग जो जिसकी बात करी है कि इक्वलिटी की बात करी है, न्याय की बात करी है, और आपको न्याय के साथ साथ हम वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। यानी कि इन चीजों में इन दोनों आर्टिकलों को शामिल किया गया है। और आर्टिकल 14 आपको पता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्षमता और विधि के समान संरक्षण। और आर्टिकल 19 की बात करता है जिसमें आर्टिकल 19 में कहता है कि आपके 6 फ्रीडम से जिनको लिया गया, यानी कि बिजनेस करने का अधिकार है, आपको विचार अभिव्यक्ति का राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, राज्य किसी कोने में बस के जाने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय करने का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आप लोगों को दिखा रखी है। तो प्लीज इनको कृपया आप लोग जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 14 में जैसे कि मैंने दो चीजें बताई थी आप लोग, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, याद हो तो आपको? नहीं याद, कोई बात नहीं, याद होगा। और बहुत अच्छी बात, अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप लोगों को पद मैं बता देता हूँ। एक लिया गया है ब्रिटेन से और दूसरा लिया गया है आपका यूएसए से, और आप लोगों को वो ये देखना है कि ब्रिटेन से कौन सा लिया गया है और यूएसए से कौन सा लिया गया है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनका क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया। अब देखिए जब वर्गीकरण की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो निदेशक तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन, यानी कि संविधान में अगर देखा जाए तो इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, परंतु इनकी दिशा और निर्देश के आधार पर, इनके दिशा और कंटेंट एंड डायरेक्शन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों की बात करते हैं, आपका सोशलिस्ट है, दूसरा गांधीयन है, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, गांधीयन मतलब गांधीवादी, और तीसरा दे रखा है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल, जिसको बोला गया है कि उदार बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सप्लेन में प्लीज आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो आर्टिकल आता है, मान लीजिए जैसे आर्टिकल 38 की बात कर रखे हैं, अभी तो आप लोगों को पता है ये सोशलिस्ट के अंदर शामिल है, तो ये कह दिया जाता है कि आर्टिकल 38 है किस प्रिंसिपल के अंदर, किस सिद्धांत के अंदर आता है। तो आप लोगों को अगर पता होगा सोशलिस्ट तो क्लिक कर दोगे, सही हो जाएगा, अन्यथा आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जैसे कि बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत, यानी कि ये समाजवादी, ये पीरियड आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, यानी कि ये जो सिद्धांत है समाजवाद को दर्शाता है उसका। और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि ये प्रोवाइड करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को जस्टिस करता है। उसके आधार पर ये समाजवाद और समाजवादी राज्य का जो है वो खाका खींचते हैं, मतलब समाजवादी राज्य को बनाने के बाद इनका जो लक्ष्य है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। और ये आर्थिक न्याय प्रदान करने का मतलब है उसी के लिए ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, यानी कि कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए रास्ता तैयार करते हैं, यानी कि पाथ टुवर्ड्स। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38, यानी कि अनुच्छेद 38 के अनुसार। अब देखिए अनुच्छेद 38 के अनुसार इसमें बात की गई है, जैसे कि ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए उसमें आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का होना बहुत जरूरी, यानी कि जस्टिस के लिए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट होना बहुत ज्यादा है। और उसी आधार पर इसमें इनकम का है, स्टेटस है, फैसिलिटीज है और अपॉर्चुनिटी है, ये सभी अवसरों को, इनमें जितनी भी असमानताएं हैं यानी कि इनइक्वालिटीज की बात करता है, इनके आधार पर इनको खत्म करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में। देखिए जब ये बात करता है आपकी सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करना है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय। उसी का तरह बाद में पॉलिटिकल भी डाला गया है, घबराइएगा नहीं। तीनों अधिकारों की बात करता है, तीनों जस्टिस की बात करता है। जस्टिस का मतलब है 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब देखिए मैंने बताया कि आप लोगों को मतलब कोई भी जब कहते हैं कि जो राज्य होता है वो यह निर्देश देता है किसी को भी, मतलब जब भी आप लोक कल्याण के राज्य बनाओगे या उसकी किसी प्रकार का वृद्धि करोगे तो सबसे पहले एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करोगे जिसके अंदर प्रत्येक लोग वाले हैं, प्रत्येक नागरिक है, उनके न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी कि उनके न्याय को दिया जा सकते हैं। और वो न्याय आपका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल में होगा। और वो जो सारे निर्देश आपको पता है संविधान की प्रस्तावना में डाल रखे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, और जिसके अनुसार राज्य का कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए, राज्य भी है भाई, उनका भी कर्तव्य दिया गया है। जब जिस तरीके से मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उसी अधिकार से राज्य का भी कर्तव्य दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक है, जो उसके राज्य का प्रत्येक नागरिक है, उसको ये तीनों के तीनों न्याय प्रदान करना है, जैसा कि हमारा आर्टिकल 38 में बताया गया। अब देखिए इसके आधार पर यहाँ पर जो ये वर्ड है इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया था, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो जोड़ा गया था वो 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें ये कहता है कि आय की, जो राज्य है हमारा, उसमें आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और ये ना केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का, यानी उसको खत्म करने का भी प्रयास करेगा। यानी कि एक अगर कोई पर्सन एक जैसा कार्य कर रहा है तो उसके आधार पर ये नहीं है कि उनको डबल सैलरी का, सॉरी कह रहा हूँ कि मतलब उनको अलग अलग सैलरी दे, अलग अलग मतलब उनकी जो सैलरी में है वो अंतर होगा। तो इस जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस नए देश तत्व जोड़ने की जो विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अनुच्छेद जो 38 था उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसके अधीन नए अनुच्छेद जो है बनाए गए अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है हमारा सामाजिक व्यवस्था, यानी कि अगर कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था है किस तरीके से, और ये सामाजिक व्यवस्था जो है इसके अंदर विधि और व्यवस्था इन दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि विधि, लॉ एंड व्यवस्था, अरेंजमेंट, तो इन दो को शामिल किया जाता है।
और जब देखिए इन दोनों का जब राज्य होगा तो उसके अंदर व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और व्यवस्था करने का आधार का मतलब लोगों को न्याय प्रदान करना। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, शांति व्यवस्था नहीं बनेगी या उनके न्याय सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इस आधार पर हम राज्य की जो व्यवस्था है उसको सही ढंग से हम लोग नहीं चला सकते। और आपको पता है जब जैसे आपको पता है कि बात करते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है, शब्द का जो संविधान है, जो उसके प्रेम्बल या प्राक्कलन है, उससे सीधा संबंध है, क्योंकि यह भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये जो सारे के सारे मतलब कहते हैं कि मेन जो इसका मेन मोटो है वो है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना और लोगों की आय असमानता और अवसरों में किसी भी प्रकार से उनकी असमानता को खत्म करना है। यानी कि अगर कहते हैं कि अगर उनको कोई भी कार्य दिया जाता है उसके लिए अलग अलग प्रकार का वेतन उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 39 टू सिक्योर। देखिए यहाँ पर वर्ड लिख रहा है टू सिक्योर। अब सिक्योर के लिख रहा है यानी कि सुरक्षित करना। अब सुरक्षित करने की बात तो कह रहा है, वही बात कह रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चेंज कर दिया है कि राज्य का भी ये कर्तव्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है उनको भी सुरक्षित करना, प्रोवाइड करना, सुरक्षित। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आर्टिकल 39 के मतलब जितने भी लोग हैं उनकी जीविका का आधार, जितने भी नागरिक हैं उनकी जीविका का जो पर्याप्त साधन है उनको प्रोवाइड करवाना है। दूसरा ये है कि जो संसाधन है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करवाना उन लोगों के बीच में, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी कि समान आधार पर संसाधनों का वितरण करवाना। आप लोगों को पता होगा भारत है जो उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर जनसंख्या के मामले में कहा जाए तो ये जो इसके आता है नंबर, सेकंड नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले नंबर पे आपका चाइना है। आपको पता है कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी जनसंख्या जो थी 121 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, परंतु अब नई रिपोर्ट आएगी, परंतु एक बार अगर अंदाजे से लगा देगा तो इसकी जनसंख्या जो 130 करोड़ के या 128 करोड़ के आसपास मान सकते हैं कि पहुंच गई है, 127 करोड़ के आसपास पहुंच गई होगी। भारत जो है इसमें पूरी दुनिया का कम से कम 7.5% जनसंख्या रहती है। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हर चौथा या पांचवा व्यक्ति भारतीय है, मानते हो? अब उसी आधार पर जब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो जो संसाधन है उनकी कमी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। क्यों? आप लोगों को मान लीजिए जैसे संसाधन कमी है, दूसरा रहने के लिए उनकी जगह कमी पड़ी है। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे भारत का ये वाला एरिया है, जैसे कि यहाँ की बात करते हैं, ये जैसे कि सही ढंग से नहीं बन रहा है, ये आपका वेस्ट वाला पोर्शन है यहाँ का, इधर वाला, और ये वाला ईस्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पर जो पब्लिक रह रही है, इधर पे जो पब्लिक रह रही है, आपके जितने भी तटीय क्षेत्र हैं इन पे जो पब्लिक रह रही है, मान लीजिए कोई बाढ़, चक्रवात वगैरह, कोई सुनामी, भूकंप वगैरह जिस तरीके से भी आता है, कोई भी आता है, तो उस आधार पर यहाँ जो पब्लिक रह रही है वो सारी की सारी पब्लिक कहाँ भगेगी? यहाँ बीच में। यानी कि जो लाग बाग यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि जो ऊपर वाले एरिया में लोग रहते हैं, वो सारी सारी पब्लिक यहाँ भगेगी। अब यहाँ पर जब वो पब्लिक भागेगी तो रहने के लिए जो और बार उनके लिए जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उसी आधार पर उनको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो उसी आधार पर कहते हैं कि आने वाले टाइम में संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी पड़ेगी भी। परंतु हम यहाँ की बात करते हैं तो वो कहता है कि सामुदायिक हित के लिए वो जो संसाधन है उनका समान मात्रा में वितरण किया जाए। नेक्स्ट कहता है कि जो धन और जो उत्पादन है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि धन और उत्पादन के साधनों का जो संकेंद्रण हो रहा है, प्रिवेंशन हो रहा है, उन सभी पर रोक लगानी, यानी कि उनका दुरुपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, मैन और वुमेन, चाहे वो पुरुष है चाहे वो नागरिक है, यानी कि पुरुष और नागरिक को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आप लोग ये नहीं कह सकते कि आप महिला हो तो आप कम वेतन ले लीजिए, आप ज्यादा मेहनत नहीं करती हैं फिजिकली तो, और या फिर कहते हैं कि आप महिला हो ज्यादा ले देगा, मैन है जो कम काम करते। तो इस आधार पर एक ही किए गए कार्य के लिए हम किसी भी पर्सन को दो तरीके की पैसे प्रोवाइड, मतलब दो तरीके के पैसे का मतलब दो प्रकार से, उन दो प्रकार का से मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग अलग अलग जो सैलरी है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते, यानी कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो आपके कहते हैं कि जो भी कार्य करने वाले के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की
अवस्था के दुरुपयोग से उनका संरक्षण करना है। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि कुछ लोग बाग होते थे जो बच्चों से काम करवाते थे। और दूसरा मानव दुर्व्यवहार के बारे में, ये जिसको बलात् श्रम वगैरह कहा गया था, यानी कि एक वर्ड आता था जिसके अंदर बेगार, बेगार वर्ड आता था। अब ये बेगार वर्ड ये वर्ड होता था कि जिसमें पर्सन से कोई काम तो करवा लिया जाता था, परंतु उसके बदले उसको सैलरी नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती। और सैलरी नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब काम तो करवाया जा रहा है और सैलरी नहीं देते, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो बेगार में ही शामिल होती हैं। तो उस तरीके से कहने का मतलब। और दूसरा बच्चों है 14 साल, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे उनको कारखानों में, ढाबों पे, कंपनियों में काम लगाए, फिर तो उस आधार पर इन सभी चीजों का दुरुपयोग पर संरक्षण, मतलब इस तरीके के उनके दुरुपयोग को रोकना था। तो यानी किसी भी वर्कशॉप वगैरह में 14 साल से नीचे कम उम्र के बच्चे जो कार्य नहीं करे, परंतु आगे जाके इसको एज को बढ़ा दिया गया था, तो 18 साल कर दिया गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट आता है कि आपके जो अपॉर्चुनिटी है हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो विकास है, यानी कि स्वास्थ्य का जो विकास है उसको। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, कार्य करते हैं, बाहर रोड पे रहते हैं, नए कई बार कुछ गलत आदतें भी अपना लेते हैं, जैसे कि नशा करना है और चोरी चकारी करना है, और उसी आधार पर नीचे कहीं लोग उनका रहन सहन का कोई ढंग नहीं है, तो उसी आधार पर उन लोगों बच्चों को कई बार बीमारियां जगह पकड़ लेती हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जबकि बच्चे जो है वो हमारा देश का भविष्य माना गया है, यानी कि ये देश के होने वाले भविष्य, तो यानी कि उनके सुधार पर भी कार्य किया जाना चाहिए। जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन करके बताया था कि प्रत्येक, जैसे सरकार ने कोष की स्थापना की थी जिसके आधार पर आपको, मतलब उसमें बताया था कि 20,000 रुपये शामिल करने हैं, और 20,000 शामिल करने में तो उसमें जो है वो पैसा है जो उनके एजुकेशन में भी लगाया जाएगा और दूसरे आधार पर उनके स्वास्थ्य पे भी खर्च किया जाएगा, नहीं उनकी पूरी तरीके से जो है वो देखभाल की जाएगी, उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर शामिल की गई थी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या कहता है? ये कहता है कि समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। समान न्याय यानी कि इक्वल जस्टिस की बात कर रहा है, और दूसरा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना। अब देखिए, इक्वल जस्टिस की बात तो हम लोगों ने कर दी कि गरीब आदमी है उसको जस्टिस इक्वल मिलना चाहिए, अमीर या गरीब के आधार पर उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर कोई पर्सन है, गरीब है, कोई केस लगा हुआ है, लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39, देखिए इनको जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था अमेंडमेंट के जरिए, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन से अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया था, आगे एक्सप्लेन करेंगे हम पूरे तरीके से। नई मतलब ये जो है इनको कौन कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया था। देखो, अब ये जो है फ्री लीगल एड, यानी कि सरकार का एक कर्तव्य है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके का है, उसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए या उसको वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपनी तरफ से वकील प्रोवाइड करवाता है और उसको जो विधिक सहायता मिलती है, और वो जो विधिक सहायता होती है वो निःशुल्क होती है, यानी कि उसको किसी प्रकार की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट आता है सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल। ये कहता है कि काम पाने के लिए या शिक्षा पाने के या और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। अगर किसी प्रकार से व्यक्ति को इन सभी चीजों की जरूरत होती है तो उस आधार पर राज्य का कर्तव्य है कि उनके अधिकारों को संरक्षित करें और उन चीजों को प्रोवाइड करवाए। अब जैसे राइट टू वर्क, कोई व्यक्ति है काम धंधा नहीं है तो उसको काम पाने का अधिकार है, एजुकेशन का है, पब्लिक असिस्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का केस है, ओल्ड एज है, बीमारी है, तो उस आधार पर इनके अधिकारों को जो संरक्षित किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल के तहत, यानी कि अनुच्छेद 41 के तहत। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42। ये कहता है कि इसमें जो व्यक्ति की जो काम करने की दशाएं हैं और उनका जो काम के बीच में वर्क का जो डिवाइडेशन है वो, और दूसरा मैटरलिटी लीव, यानी कि काम की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं उनको उनका उपबंध करना, और दूसरा मैटरलिटी लीव यानी कि प्रसूति सहायता का प्रारंभ करना।
अब जैसे व्यक्ति है उनको काम प्रोवाइड करवाना, उनमें न्याय संगत है, मतलब जैसा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को उस तरीके का कार्य प्रोवाइड करवाना। और दूसरा प्रसूति सहायता, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह है और तो उसके आधार पर उस लेडीज को पूरी तरीके से जितने प्रिकॉशन होते हैं वो प्रोवाइड करवाना, दवाइयाँ प्रोवाइड करवाना, उसके कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में उसको पूरी तरीके से जो है रिलीफ प्रोवाइड करवाना है, पूरी तरीके से सहायता प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी मजदूर हैं, यानी कि लिविल वेज के जितने भी पर्सन हैं, मजदूर हैं, उनके जो आपके यानी कि शिक्षा में उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्तर है उनको बढ़ावा देना है, यानी कि उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है चाहे सोशल है तो उस आधार पर उनको बढ़ावा देना, और बढ़ावा देने के सांस्कृतिक आधार पर यानी कि उनको अवसर प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको काम प्रोवाइड करवाना है, निर्वाह मजदूर है। कोई व्यक्ति शिष्ट जीवन जीने का अधिकार है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, तो ये सारे के सारे अवसर हैं उसको प्रोवाइड कराने चाहिए या इनके तहत उनको प्रोवाइड कराए जाते। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43A, यानी कि ये कहता है कि जो वर्कर होते हैं हमारे, वो किसी भी कार्य मतलब जो संस्था होती है उसमें प्रबंध में यानी उसके मैनेजमेंट में बढ़ चढ़कर कार्य में भागने के लिए कदम उठाते हैं। यानी कि अगर उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाना चाहिए, यानी कि उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो उसके आधार पर उन लोगों को ये सब चीजें सिखा के उन लोगों को हम जो इंडस्ट्री है उनके प्रबंध में हम उनकी भागीदारी को और ज्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं और ज्यादा उनको बढ़ा सकते हैं। और उसी आधार पर जब उनको जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है अशिक्षित है उसको शिक्षित करके और दूसरा उसको नई तरीके के नॉलेज प्रोवाइड करवा के, तो ये सारी की सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा के उन लोगों को और ज्यादा उसके कार्य के काबिल बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? ये कहता है कि जो व्यक्ति है उनके न्यूट्रिशन या पोषण आहार में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करना चाहिए, उनके पब्लिक हेल्थ में यानी कि उनके जो स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य का, उसका सुधार करना चाहिए। अब देखिए उनको पोषाहार प्रोवाइड करवाना चाहिए, जीवन स्तर ऊंचा करना चाहिए और पोषाहार का स्तर, यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाना चाहते, वही मतलब अच्छा खासा पैसा होने बाद मतलब एक छोटा जीवन जीते हैं। या कुछ लोग बाग होते हैं गरीब जो ये सोचते हैं कि नहीं हम तो गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मर जाएंगे। तो साधारण उन लोगों की जो सोच है उसके जीवन स्तर उसको ऊंचा करना है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, उनको सही प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है ताकि उनके हेल्थ में भी सुधार हो सके। तो ये आर्टिकल 47 है, इसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत। और ये गांधीवादी सिद्धांत जो है वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी कि गांधीवादी जो हमारे गांधी जी थे उनकी विचारधारा पर, जैसे उनकी विचारधारा थी उसी आधार पर ये डिपेंड है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है उनके कुछ विचारों को शामिल किया, यानी कि उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ विचारों को शामिल किया जाता है। वो सारे के सारे विचार हैं। देखिए जैसे स्टेट है वो क्या क्या रिक्वायर करता है। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 कहता है, वो कहता है कि विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, चाहे उन्हें नई प्रकार की शक्तियां प्रोवाइड की जाए, जैसे कि उन्हें पावर अथॉरिटीज की जरूरत होती है और स्वयं सरकार के रूप में उन्हें कार्य करना चाहिए, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में। अब देखिए पंचायत लेवल की बात करा, विलेज पंचायत ग्राम पंचायत हो कि मान लीजिए ग्राम पंचायत में कहीं भी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाती तो उसके आधार पर ये मतलब नहीं है कि उनका जो सीधे के सीधे वो कोर्ट चले जाए, सुबॉर्डिनेट कोर्ट जाए या हाई कोर्ट चले जाए, इस तरीके से मतलब उन छोटे मोटे केसों का जो है वो निपटारा वहीं गाँव में ही यानी ग्राम पंचायतों में उनका निपटारा कर दिया। तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, उन्हें कुछ शक्तियां और अथॉरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी कि उनको इस तरीके से बनाना चाहिए कि स्वयं सरकार के रूप में उन्हें कार्य करने की भी शक्ति प्रोवाइड करें, यानी कि वो अपने आप को एक तरीके से सरकार मानना चाहिए, यानी कि खुद प्रॉब्लम्स को वो वहां की जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये कहता है कि जो ग्रामीण स्तर है यानी कि रूरल एरियाज हैं
उस रिलीजन में जितने भी कुटीर उद्योग हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हैं, सरकारी आधार पर लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करना। अब देखिए कुटीर उद्योग, छोटे उद्योगों की बात करते हैं, आपको पता है गांधी जी के विचारधारा, गांधी जी भी जो छोटे उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया करते थे, आपको पता है वो चरखा चलाया करते थे। तो वो ये कहते हैं कि मतलब जो छोटे स्तर पे, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे इंडिविजुअल है, किसी आधार पर ग्रामीण में, उनको भी प्रोत्साहित किया जाने का, उनको विकास के स्तर पे ले जाने। अगर वो छोटे लेवल के हैं यानी कि स्मॉल लेवल के हैं तो उनको मीडियम लेवल के आधार पर करना चाहिए, अगर मीडियम लेवल पे हैं तो लार्ज स्केल पे करना चाहिए। नॉलेज की कमी है तो उनको किसी प्रकार से नॉलेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, यानी कि जो उनके मजदूर है अशिक्षित है उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। तो वो कहते थे कि इन सभी चीजों को हम प्रोत्साहित करके कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री के मामले को हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि उन छोटे छोटे बिजनेस को अगर प्रमोट किया जाए तो वो नए आगे जाकर वो बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43 बी, और आर्टिकल 43 बी भी यही कहता है कि जो हमारी समितियां हैं, यानी कि जो हमारी स्वैच्छिक समितियां हैं, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यानी कि ये कहता है कि जो भी हमारी सहकारी समितियां उनके स्वैच्छिक गठन के आधार पर या फिर उनके स्वायत्त संचालन या लोकतांत्रिक नियंत्रित व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा देने, यानी कि खुद ही उसको जो है वो चलाएं, संचालन करें और अपने आधार पर उनका गठन करें, यानी कि और लोकतांत्रिक नियंत्रण यानी कि व्यवसाय के प्रबंधन की बात करें, बोलिए सारी की सारी चीजें इनको भी इसी आधार पर बढ़ावा दिया जाए। देखिए आर्टिकल 43 भी दोनों ही सिमिलर हैं, जिसमें ये 43 है वो अलग से अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था, जिसमें नए नए तरीके के जो वो अपने आधार पर सहकारी समितियों का गठन कर सकते थे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 देखिए इसमें बात करता है कि SC ST लोगों के लिए, यानी कि ये कहता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग बाग होते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बाग होते हैं या वीकर सेक्शन के जो कमजोर वर्ग के जो होते हैं, उनके शैक्षणिक हैं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना और सामाजिक अन्याय वगैरह जो होते हैं, यानी उनको शोषण से उनको मुक्त करना है। अब देखिए कई जगह देखा होगा SC ST के लोग हैं, कई जगह भेदभाव किया जाता है, शहरों में तो खैर ये चीज नहीं देखने को मिलती है, परंतु गांव में कहीं ना कहीं ये चीज देखने को अभी भी मिलती है कि ये पर्सन इस नीची कास्ट से या इस कास्ट से बिलोंग करता है तो हमारे साथ बैठ नहीं सकता, और यानी कि उनका हर तरीके से उनका जो शोषण होता है वो होता है, सामाजिक अन्याय भी होता है। मतलब ये कहते हैं कि इन सभी चीजों से उनको सुरक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, यानी कि इन सब चीजों से उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखा जाए तो SC ST या वीकर सेक्शन के उनको फिजिकली और फिजिकली के साथ साथ कहते हैं कि मतलब सॉरी एजुकेशन यानी शैक्षिक आधार पर और आर्थिक आधार पर उन दोनों का जो है वो सुधार किया जाना चाहिए, यानी कि उनके जो हित हैं उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47, और आर्टिकल 47 देखिए क्या कहता है, जिसमें बताया गया है कि जो आपके प्रोहिबिटेड करना है ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी हमारी नशीले दवाई हैं, जितनी भी नशीली दवाई हैं या फिर जो ड्रग्स वगैरह हैं, मदिरा है, तो इन सभी चीज़ों पर हमें रोक लगानी चाहिए। आप लोगों ने जैसे मैंने बताया अभी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कई कई तरीके से नए नए तरीके के नशे करते हैं, कोई पेट्रोल का करता है, कोई आप लोगों ने देखा हो कुछ फ्लूट वगैरह होते हैं उनके नशे करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से मदिरा का सेवन करते हैं, मतलब कोई एज नहीं होती है वो ड्रिंक वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, या कहीं दोस्तों के साथ मिलके अपना ड्रग्स वगैरह का काम शुरू करते थे या उनको ड्रग्स की आदत पड़ जाती। तो ये सारी की सारी चीजें उनके स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं फर्क डालती। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि इन सभी चीजों का जो है वो रोक लगा दीजिए, मतलब किसी भी आधार पर इनको नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भारत के स्टेट हैं जिसके अंदर कई जगह वाइन को बैन कर दिया गया, जैसे बिहार है उसमें पूरी तरीके से जो वाइन है उसको बैन कर दिया गया। तो इसी आधार पर धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बैन किया जाना चाहिए। तो बैन करने के आधार पर हम अपनी जो स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, उसको काफ़ी हद तक हम लोग सुधार सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 48, यहाँ पर प्रोहिबिटेड की बात कर रहा है, पर वो प्रोहिबिटेड में ये कह रहा है कि स्लॉटर ऑफ काउज, कैल्व्स एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट कैटल, यानी कि ये कहता है कि जितने भी हमारी गाय हैं,
दुधारू पशु हैं या हमारे बछड़े हैं, उनकी बलि पर हर प्रकार से रोक लगानी चाहिए। और उनकी जो नस्ल है एंड रोड कैटल इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, यानी कि उनकी जो नस्ल है उनमें सुधार करना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कई जगह कहते हैं कि जैसे मूवीज में देखा होगा या वैसे देखा होगा कि कहते हैं ना कि लोग बाग अपनी मन्नत मांगने के लिए, जब मन्नत पूरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो किसी भी जानवर के पशु की बलि चढ़ाते, तो उस आधार पर दुधारू पशु हैं, भैंस की बलि दी जाती है, गाय है, उनके बछड़े हैं, उनकी बलि दी जाती है। तो उस आधार पर इन बलियों को जो है, जो बलि जो प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब जो बलि देते हैं उनको रोकना है, उन पर रोक लगानी है। और जो नई प्रकार की जो नस्लें हैं उनके जो सुधार आ रहा है उनको रोक लगाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ बंदे हैं अभी लास्ट 2 to 3 days पहले जो पकड़े गए हैं, 2-3 मतलब बंदे पकड़े गए हैं। तो उन्होंने एक मतलब जानवर थे जो दुधारू पशु थे, गाय और भैंस थी, तो मतलब उनको मार के उनकी जो खाल है उसको खींच रखा था पूरी तरीके से। तो इस तरीके इन सभी चीजों पे जो है वो रोक लगनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब ये उदार बौद्धिक सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं उस श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है, मतलब जहां पर उदारवादिता विचारधारा से, उदारवादिता विचारधारा से जहां पर ऑलरेडी लिबरलिज्म की बात करता है। और लिबरलिज्म कैसे है देखिए, आर्टिकल 44 इससे बात करता है आर्टिकल 44 की, यानी कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें सभी व्यक्ति के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सिविल संहिता की बात होनी, यानी कि समाज के लिए एक समान सिविलता की बात होनी, और समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए उसमें अलग अलग तरीके से कोई भी सिविल संहिता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ये कहता है कि जो बच्चे हैं आपके, मतलब सभी बच्चों को जिनकी आयु जो है 14 वर्ष की आयु तक पूरी शिक्षा करने तक, मतलब उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करवाना। यानी कि 14 साल से जो 14 साल तक के बच्चों को कहते हैं कि पूरी तरीके से उनको जो है शिक्षा प्रोवाइड करवाना। और आपको पता है इसी आर्टिकल 45 के आधार पर हमारा एक फंडामेंटल राइट्स में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जिसको कहा गया था आर्टिकल 21A। और ये आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन रिलेटेड, आगे हम इसमें बताएंगे, आगे अमेंडमेंट की बात करेंगे जब बताऊंगा। तो आर्टिकल 21A वो ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, तो उसी आधार पर इसको जोड़ा गया था आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 में संविधान संशोधन के आधार पर, मतलब इसी के आधार पर इसमें चेंज करा गया था और उसमें जोड़ा गया था। ये कहता है कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की बात भी उसमें भी कर रहा है, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन है जो प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कि जो भारत है मतलब इसके अंदर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन जो है उनको मॉडर्न तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उनको करना है। यानी कि उनके जो वैज्ञानिक पद्धति कृषि को भी इसी आधार पर करता है और जो पशुपालन है उसी आधार पर। कृषि को उसी आधार पर करते हो तो कहीं ना कहीं हम अपने कृषि में बढ़ावा कर सकते हैं, यानी कि अपनी कृषि की जो उपज है, उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें हम कहीं ना कहीं बढ़ावा कर सकते हैं। यानी कि पहले के मुकाबले मेहनत करके और ज्यादा करके, यानी कि कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग मिल सके। और उसे पशुपालन के आधार पर नए नए तरीके के दुधारू पशु या नई नस्लें कहते हैं, उसमें हमें नई ज्यादा दूध जो आपका मिल्क वगैरह होता है वो ज्यादा प्रोवाइड करवा सकते हैं, या उनकी नई नई तरीके की ब्रीड आती है। तो उसी आधार पर इनको वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर, पद्धतियों के आधार पर करना है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48A। अब ये आर्टिकल 48A क्या कहता है, ये भी आर्टिकल 48 कहता है कि मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। कई बार जगह आप लोगों ने देखा होगा लोग भाग अपनी सुविधा के लिए कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का नुकसान कर रहे हैं। जैसा आदमी जो है आज के टाइम में सुविधाओं को देखते हुए इन पेड़ पौधों का नुकसान कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेट्रो निकालनी है या किसी जगह से कोई ट्रेन वगैरह निकालनी है, कुछ बना, तो वो झट तरीके से पेड़ों को काट देते हैं। मतलब जितने पेड़ों को काटते हैं उस आधार पर उन पेड़ों को नहीं लगाते, तो कहीं ना कहीं इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरा है वन और वन्य जीवों की रक्षा,
वनों की रक्षा नहीं की जाती है, मतलब वन्य जीवों की रक्षा नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं जब पेड़ों की कटाई हो रही है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग बाग होते हैं जंगलों में जाते हैं, जो कीमती लकड़ी होती है उसको काट देते हैं, चंदन वगैरह की तस्करी वगैरह करते हैं। तो इस आधार पर दूसरा वन्य जीव जो नए नए तरीके के जीव होते हैं, यानी कि जंगल में जाते हैं, हाथी है, शेर है, तो ये तरीके के उनको जानवरों को मार कर उनकी खाल निकाल लेते हैं, या हाथी हैं उनके दांतों को बेच देते हैं। तो उस आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत बड़े लेवल पर कहते हैं इनका बिजनेस होता है, तो इस आधार पर इन पर भी रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 ये कहता है कि प्रोटेक्ट, यानी कि रक्षा करना मोमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्ट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंट। मतलब उन सभी राष्ट्रीय स्मारकों की, संस्कृति वाले एरियाओं की, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले की, मतलब उन सभी का संरक्षण करना है। आपको किसी प्रकार से उनका नुकसान नहीं करना है। जैसे ताजमहल देखने के लिए जाते हो, वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि राष्ट्रीय महत्व वाला या ऐतिहासिक महत्व वाली चीज है, उसको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी है। ताजमहल देखने के लिए, सॉरी ताजमहल का, कुतुब मीनार देखने के लिए आते हो, लाल किला देखने के लिए, तो नई नई तरीके उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उनको जगह जगह पर राष्ट्रीय स्मारक लगे हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, पब्लिक प्लेस वगैरह, तो इस आधार पर उनका संरक्षण करना चाहिए। परंतु कई बार लोग बाग होते हैं तो वहीं बैठे हुए होते हैं, तो किसी जगह पर बैठे हुए हैं, स्मारक पर बैठे हुए हैं या किसी जगह, तो उन चीजों को तोड़ते हैं या बैठते, तो कई बार लोगों की कुछ आदतें भी होती हैं। तो उस आधार पर हमें ये सारे के सारे जो कहते, मतलब उनका संरक्षण हमें करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये कहता है कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। यानी कि न्यायपालिका उसको कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, मतलब पब्लिक सर्विसेज में, लोक सेवा के मामले, मतलब इन दोनों का जो कार्य है वो दोनों का अलग अलग रहेगा। इन दोनों के, ये दोनों है जो एक दूसरे कार्य में किसी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 51। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है जी, सुन लीजिए। ये कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था, सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्याय, ऑनरेबल रिलेशनशिप विद नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेट डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। यानी कि ये कहता है कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, इनको बढ़ावा देना चाहे, राष्ट्रों के बीच नए नए तरीके न्यायपूर्ण या सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना है, अंतरराष्ट्रीय विधि और जितने भी संधि बाध्यताएं, जितने भी ट्रीटीज वगैरह होती हैं उनके प्रति आदर सम्मान को बढ़ाए रखना है, और इन सभी जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो विवाद होते हैं इन सभी से निपटने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना होता है। अगर मान लीजिए किसी दो राज्यों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट, दो राज्यों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, और या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो उसमें ये रहता है कि जो थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड कंट्री रहेगी, तो उस आधार पर उनको जो बातें हैं, उनके बीच में जिस तरह के मतभेद हैं उनको निपटाने की कोशिश करेगी, उनको प्रोत्साहन करेगी कि आप लोग इस तरीके से बातें ना करें। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को आर्टिकल 51 के तहत लिखा गया है। अब देखिए सेक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें बताया गया कि निदेशक तत्व सिद्धांत है, उनके पीछे किसी प्रकार की संस्तुति दी गई है। आप सभी को पता है जो BN राव थे हमारे, वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुने गए थे सबसे पहले। और सबसे पहले संविधान को बनाने की बात किसने करी थी, आप लोगों को याद होगा, किसने करी थी? बिल्कुल, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर सही है, बिल्कुल MN रॉय, जिन्होंने संविधान सभा बनाने की सबसे पहले बात करी थी। कब करी थी, नहीं पता? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, यही 1934 में। आप लोगों का आंसर बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने दिया। तो ये 1934 में सबसे पहले बनाने की बात करी थी। इसमें रिकमेंड किया था, दो तरीके का डिवाइडर किया था, इसमें डिवाइड कर दिया गया था इंडिविजुअल तरीके से। एक तरफ जस्टिसिएबल किया तो एक दूसरी तरफ नॉन जस्टिसिएबल किया, यानी कि एक तरफ तो न्यायोचित बांटा गया, दूसरा गैर न्यायोचित में बांटा गया था। अब देखिए, इसको एक्सेप्ट करा था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे उस समय? कौन? बहुत अच्छी बात, बताइए बताइए। हाँ, बहुत वेरी गुड। यानी कि उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और उसके आधार पर इसने एक्सेप्ट किया था ड्राफ्टिंग कमेटी फंडामेंटल राइट्स,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिस। तो वो ये कहता है कि इसमें प्रारूप समिति के आधार पर इनको स्वीकार किया था, और इसमें जो मूल अधिकार में जो शामिल थे, इसमें आपके मौलिक अधिकार हैं, नीति निषेधक तत्व या नीति निषेधक तत्वों के साथ, जिनको नेचर में बताया गया था कि ये आपके गैर न्यायोचित हैं। और उसी आधार पर आर्टिकल 37, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जिक्र करा था, आर्टिकल 37 है, वो क्लियर करता है कि ये जो सभी के सभी प्रिंसिपल हैं फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल गवर्नेंस के, यानी कि ये देश के शासन में जो मूलभूत है, और इसी आधार पर जो राज्य है उसका जो कर्तव्य है कि इन तत्वों का जो प्रयोग करेगा वो विधि बनाने या कि जो कानून बनाने में, लॉ बनाने में इनका प्रयोग वो करता है। नेक्स्ट आता है कि ये कहता है कि उसी आधार पर ये एक कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक वास्तविक या राजनीतिक शक्ति है, जिसके आधार पर इसको बताया गया कि बट द रियल फोर्स बिहाइंड द पॉलिटिकल दैट इज पब्लिक, यानी राजनीतिक या पब्लिक शक्ति है जो इसके आधार पर बातों को बताती है। और कहीं ना कहीं ये जो राज्य है, प्राधिकरण, इनके नैतिक दायित्व है, उनको कहीं ना कहीं इसके आधार पर इनको सौंपता है। उसी आधार पर जो हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कोई भी जो मिनिस्ट्री है वो लोगों के लिए कोई उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय है उसको अवहेलना नहीं कर सकते, यानी कि उसको मना नहीं कर सकता है। यानी कि हमारे जो पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, इसमें कुछ फ्रेमवर्क भी तैयार किए थे, जिसमें आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देशक तत्व हैं उनको नॉन जस्टिसिएबल बनाते हैं, यानी कि आपको ये कहते हैं कि जो इनके सिद्धांतों को गैर न्यायोचित बनाते हैं, और एक विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला भी इनको बनाया गया। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट डाले गए हैं, जैसे कि पहला बात करता है कि जो देश के पास उन्हें लागू करने के लिए, जब उस समय बात कही थी कि देश के पास जब इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे, सीमित, क्योंकि देश था जो वो कई तरीके से वेस्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, यानी कि देश जो था विविधता और पिछड़ापन जो था इसके कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं जो कार्य करते थे उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करता था। नेक्स्ट आता है कि जब स्वतंत्र भारत को नए राज्य निर्माण के कारण जो कई तरीके के भारों से मुक्त होना रखना था, यानी कि इंडियन स्टेट विल इट्स मैनी प्रोसेप्शंस माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वाज फ्री टू डिसाइड ऑर्डर, यानी कि उसे इस बात के लिए भी ये कहा जा सकता था, स्वतंत्र रखा जा सकता है कि उसके जो है वो डिसाइड टू ऑर्डर क्रम में समय के आधार पर पूर्ति का जो है वो निर्णय लिया जा सके, इस आधार पर उनको भी देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टेकिंग अ प्रोग्मेटिव व्यू रेफरेंट फ्रॉम द गिविंग टीथ टू दिस प्रिंसिपल्स, वो कहता है कि जो संविधान निर्माताओं ने इस तत्व को प्रस्तुत करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए थे, और इस प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने अपने जो जागरूक जनता इनके मतों में अपना विश्वास जो है प्रकट किया था, उस आधार पर इनको भी बनाया गया था। यानी कहने का मतलब जो डीपीएसपी बनाए गए थे, डीपीएसपी के सिद्धांतों के पीछे क्या संशोधन, मतलब क्या रीजन रहा था उनको बनाने का कि वो थे। नेक्स्ट आता है हमारे कुछ की फैक्ट है। की फैक्ट को मैंने ये लिखा है कि मतलब इसमें जो आपके डीपीएसपी, इसमें कौन कौन सा क्या क्या ऐड किया गया था। जैसे डीपीएसपी में 42वें संविधान संशोधन के अंदर क्या क्या ऐड किया गया था, जैसे कि इसमें सबसे पहला आर्टिकल ऐड किया गया था आर्टिकल 39, फिर दूसरा जिसको मैंने बताया था और सिक्योर अपॉर्चुनिटी हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई थी। ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दिए थे। नेक्स्ट आता आर्टिकल 39A ऐड किया गया था, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48। ये 4 आर्टिकल थे जो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो जोड़े गए थे। इनका प्लीज आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाता तो उसमें आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कौन से आधार पर इनको जोड़ा गया था। और ये 42वें संविधान संशोधन है, इधर सॉरी मेरे को ईयर लिखने का याद नहीं रहा, तो ये ईयर है 1970, बहुत अच्छे 1976 के आधार पर इसको जोड़ा गया। तो क्वेश्चन इसमें रहता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा जो संविधान, मतलब 3 मान लीजिए ये दे दिया गया 1 2 3 4, ये चारों चार दे दिया गया, तो पूछ लेता है इसमें कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें से कौन से जो अनुच्छेद है उनको जोड़ा गया था, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या उपरोक्त दिए गए सभी। तो अगर आपको पता होंगे तो आंसर आप सही लगा दोगे, उपरोक्त दिए गए सभी, अन्यथा इसको गलत कर दिया। तो इस आधार पर ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, परंतु इनके जो अमेंडमेंट हुए थे
तो उनको भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आपका आर्टिकल 38 जोड़ा गया था, जिसमें इनकम स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात करी गई थी। ये सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अभी। फिर बात करता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया आर्टिकल 45 में चेंज करा था, जिसमें आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, जिसको एक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब डीपीएसपी से हटा करके वे डीपीएसपी से अलग करके क्या बना दिया गया था, एक मौलिक अधिकार उसको शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका बाय 97 अमेंडमेंट एक्ट 2001, जिसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जितनी हमारी सहकारी समितियां थी उनका प्रमोशन की बात करी गई थी। तो उस आधार पर ये जो इसमें सहकारी प्रमोशन की बात है, इसमें कोऑपरेटिव में उनके गठन है, स्वायत्त संचालन है, लोकतांत्रिक निमंत्रण है या व्यावसायिक प्रबंधन है, इन सभी को उस आधार पर बढ़ावा दिया गया था। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। एंड जो भी प्लीज मेरे आप लोगों से बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के कमेंट या व्यूज हो, जो समझ नहीं आ रहा है किस चीज में कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप सभी ये सारे के सारे लिख के हमें info@upsciesexam.com पर आप लोग हमें अपने कमेंट्स या व्यूज हैं वो भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों से।